अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम। आज का जो टॉपिक है हमारा वो रिगार्डिंग द कॉन्स्टिट्यूशन की जो सीरीज़ है उसका लेक्चर नंबर 6 है। और इसमें मुझे एक दफ़ा बस कंफर्म कर दें वॉइस और स्क्रीन का कोई इशू तो नहीं है, तो आई विल प्रॉपरली प्रोसीड विद द लेक्चर। सो स्क्रीन वगैरह विजिबल है और वॉइस क्लियर है, तो बस आप एक दफ़ा ओके लिखते हैं। सो बेसिकली हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के, जैसे कि मैंने आपको पहले बता चुका हूँ कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के 12 पार्ट्स हैं। और उन पार्ट्स के अंदर मुख्तलिफ पार्ट्स हैं। तो पार्ट 2 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो 2 चैप्टर्स पर कॉन्स्टिट्यूट करता है। फंडामेंटल राइट्स का जो मैंने इंट्रोडक्टरी लेक्चर्स आपको बताए थे, आर्टिकल 1 to 100 जो मेरे पहले के यूट्यूब चैनल पे मौजूद है, तो उनमें स्टूडेंट्स की तरफ से ये रिक्वेस्ट आई थी कि सर प्रिंसिपल ऑफ पॉलिसीज़ जो हैं वो स्पेसिफिकली उतने डिटेल्ड में नहीं मेंशन जिस तरह से फंडामेंटल राइट्स जो है वो उस लेक्चर के अंदर मौजूद है। तो मैंने कहा ओके, मैं प्रिंसिपल ऑफ पॉलिसी आप लोगों को दोबारा एक डिटेल्ड तरीके से आप लोगों को करवा देता हूँ। तो प्रिंसिपल ऑफ पॉलिसी और फंडामेंटल राइट्स के दरमियान जो डिफरेंस है ना, वो सबसे पहले नोट डाउन करना जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। फंडामेंटल राइट्स क्या होते हैं? फंडामेंटल राइट्स ये होते हैं कि जुडिशियबल बाय द कोर्ट होते हैं, ठीक है, जो जुडिशियबल होते हैं। कि अगर फंडामेंटल राइट्स स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसने जो एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट है जिसको दस्तूर कहते हैं, ठीक है, तो वो इमरानी मुआहिदा दस्तूर उर्दू में कहा जाता है, वो उसके पर्सपेक्टिव क्या होता है कि देयर आर सम राइट्स एंड ड्यूटीज, ठीक है। स्टेट जो सिटीजन्स हैं उनकी कुछ ड्यूटीज हैं कि उनको लॉयल रहना है स्टेट के तहत, स्टेट के कॉन्स्टिट्यूशन को ओबे करना है। और उसके बदले में स्टेट ने देयर आर सम गारंटीज, सम फंडामेंटल राइट्स हैं कि जो स्टेट की तरफ से सिटीजन्स को दिए जाएंगे। तो जो ये मतलब जो गारंटीज हैं, जो फंडामेंटल राइट्स हैं, ये जो है ना जुडिशियबल बाय द कोर्ट होता है। मतलब है कि इनमें ये होता है कि अगर इफ द स्टेट इज अनेबल टू प्रोवाइड दीज राइट्स, तो आपकी जो कोई भी सिटीजन है वो फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट रिट पिटिशन दायर कर सकता है हाई कोर्ट्स के अंदर। और हाई कोर्ट्स लायबल हैं कि वो उसको फिर पिटिशन को टेकअप करेंगी और फंडामेंटल राइट्स को इंश्योर करवाएंगी। पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो कि 1973 का आइन हमारे मुल्क में इस टाइम पर नाफिजुल अमल है, उसके तहत आर्टिकल 8 से लेकर आर्टिकल 28 तक जो हमारे राइट्स हैं उनको फंडामेंटल राइट्स कहते हैं, ठीक है। जिनके अंदर प्रॉपर्टी का, मूवमेंट का, एसोसिएशन का, असेंबली का, स्पीच का, राइट टू डिग्निटी एंड देयर आर मैनी मोर, राइट ऑफ फेयर ट्रायल, इसके अलावा राइट ऑफ फ्रीडम की, जो मतलब लाइक जो रिलीजियस दूसरे माइनॉरिटीज़ हैं उनको भी अपने रिलीजन पर अमल करने की जो है वो एक आज़ादी हासिल है मुमलिकत खुदादात के अंदर। इसके अलावा एजुकेशन के ऊपर भी आर्टिकल 25A ये कहता है कि जो भी स्टूडेंट स्कूल गोइंग एज का स्टूडेंट है उसके ऊपर को यूनिवर्सल जो कंपलसरी एजुकेशन है वो मुहैया करना हुकूमत पाकिस्तान के ऊपर फ़र्ज है। ये जो आर्टिकल है ना, इनसे रिलेटेड अगर कोई चीज़ इम्प्लीमेंट नहीं हो रही, आर्टिकल 8 से 28 जो कि ऑलरेडी डिटेल्ड मेरे यूट्यूब चैनल पर मौजूद है, तो उस केस पे जो आपकी कोर्ट्स होंगी फिर वो इस चीज़ को इंश्योर करवाएंगी, स्पेसिफिकली हाई कोर्ट्स एंड फिर कोर्ट ऑफ हाई अपील के तौर पर सुप्रीम कोर्ट, जब हाई कोर्ट्स का भी डिसीजन जहाँ पर चला जाता है, तो सुप्रीम कोर्ट फिर अपनी ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन के अंदर आर्टिकल 184 के सबसेक्शन 3 के तहत, जिसकी अभी रीडिफिनेशन हुई है कि पहले सो मोटो पावर्स जो हैं वो जस्ट एक पर्सन के अंदर इनका पास थी, चीफ जस्टिस के अंदर। नाउ देयर विल बी ए कमेटी ऑफ 3 जजेस जो है वो बैठा करेगी और वो डिसाइड करेगी कि हमने टेकअप करना है वेदर दिस केस इज अंडर द एम्बिट ऑफ सोमोटो और नॉट। ये मेरा एक प्रीटेक्स्ट था बताने का। दूसरी तरफ एक चीज होती है प्रिंसिपल ऑफ पॉलिसी। प्रिंसिपल ऑफ पॉलिसी ये है कि कुछ गाइडलाइंस हैं, कुछ पॉलिसीज हैं कि जिनको एक हुकूमत जो है वो कोशिश करेगी कि वो उनको फॉलो कर सके, ठीक है। और प्रिंसिपल ऑफ पॉलिसी ये है कि उसके अंदर जो चीज़ मौजूद है वो कोई भी जो रियासत है, जो स्टेट है, कोई भी हुकूमत है, उसके अगेंस्ट वो जाकर कोर्ट में चैलेंज नहीं हो सकता। वो एक विश लिस्ट है कि हम मुल्क को एक ऐसा बनाना चाहते हैं, इन शॉर्ट। लेकिन ये कब होगा? जब हमारे पास फाइनेंशियल वायबिलिटी होगी, हमारे पास चीज़ें मुहैया
की होंगी, प्रॉपर चीजें, एनवायरनमेंट मौजूद होगा, तो उसके बाद हम क्या करेंगे, हम इन चीजों को इम्प्लीमेंट कर लेंगे। तो प्रिंसिपल ऑफ पॉलिसीज का आर्टिकल 29 से लेकर आर्टिकल 40 तक, आर्टिकल 29 और आर्टिकल 30 बेसिकली इनके जो रमूजो औकाफ हैं, जो इनके पैरामीटर्स हैं, वो डिफाइन करते हैं कि प्रिंसिपल ऑफ पॉलिसी है क्या। सो जी, प्रिंसिपल ऑफ पॉलिसी की जहां तक डेफिनेशन का ताल्लुक है, ठीक है, सो उसको आर्टिकल 29 जो है वो ये डिफाइन करता है। उसका सब सेक्शन 1 ये कहता है कि जो इस चैप्टर के अंदर प्रिंसिपल ऑफ पॉलिसी सेट आउट हैं, उनको प्रिंसिपल ऑफ पॉलिसी कहा जाएगा। ठीक है, और स्टेट का जो हर पर्सन होगा या कोई बंदा जो किसी अथॉरिटी के तहत काम कर रहा है, वो इन प्रिंसिपल्स के अकॉर्डिंग एक्ट करने को उसको करना पड़ेगा। ठीक है, और इसके अलावा ये जो प्रिंसिपल ऑफ पॉलिसी होगी, इनकी ऑब्जर्वेंस या इन पर अमल दरामद करना जो है, मे बी डिपेंडेंट अपॉन रिसोर्सेज बीइंग अवेलेबल फॉर द पर्पस। अब ये लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट है, मे बी डिपेंडेंट अपॉन रिसोर्सेज बीइंग अवेलेबल फॉर द पर्पस। इट मींस कि अगर फाइनेंशियल वायबिलिटी है तो स्टेट इसको इंप्लीमेंट करेगी, अगर नहीं है तो इट विल बी इन प्रिंसिपल ऑफ पॉलिसी। मतलब इसके ऊपर स्टेट को या हुकूमत को, बेसिकली हुकूमत जो है रेट ऑफ द स्टेट को इंश्योर करती है, तो हुकूमत को लायबल नहीं कोई ठहराया जा सकता, हुकूमत पर कोई सवालिया निशान नहीं उठाया जा सकता कोर्ट के अंदर कि आपने ये जिम्मेदारी अपनी पूरी नहीं की। ठीक है, फंडामेंटल राइट्स के मामले में ये बात बिल्कुल डिफरेंट है। वहां पर कोर्ट्स, द स्टेट हैव टू इंश्योर दैट जो फंडामेंटल राइट के अंदर चीज मेंशन है आर्टिकल 8 से लेकर 28 के बीच में, उसको पर अमल दरामद करना हुकूमत पाकिस्तान के ऊपर फर्ज है। प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिसी के अंदर जो चीज है वो डिपेंडेंट होगी कि अवेलेबल रिसोर्सेज हैं या नहीं है। फॉर एग्जांपल जी, एक आपने तमाम एक्सप्लॉयटेशन खत्म करनी है, वुमेन को राइट्स देने हैं और एक चीज लानी, तो अब एक्सप्लॉयटेशन खत्म करने के लिए, वेलफेयर स्टेट लाने के लिए, तमाम लोगों को रोजगार मुहैया करने के लिए क्या हुकूमत के पास वसाइल मौजूद हैं? अगर हुकूमत के पास वसाइल मौजूद हैं तो फिर ऑटोमेटिकली यहाँ से प्रिंसिपल ऑफ पॉलिसी से वो चीज़ उठकर फंडामेंटल राइट्स में अमेंडमेंट के तहत मुख्तलिफ हुकूमतें हमने देखा है दुनिया में वो करते हुए दिखाई देती हैं। इसके अलावा आर्टिकल 29 का सबसेक्शन 3 ये कहता है, जो कि प्रिंसिपल ऑफ पॉलिसी की डेफिनेशन को ही फर्दर एलिबरेट करता है, कि हर साल प्रेसिडेंट जो है वो रिपोर्ट मजलिस शूरा के अंदर पेश करेगा फेडरेशन के मामलात के हवाले से, और गवर्नर जो है वो प्रोविंस के अंदर प्रोविंशियल असम्बली के मामलात के हवाले से, कि इन प्रिंसिपल ऑफ पॉलिसीज के ऊपर अमल दरामद कितना हुआ है, किस लेवल पर हो चुका है, इससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना, ये किसका काम होगा? ये सदर पाकिस्तान इन द फेडरेशन एंड गवर्नर बीइंग द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ फेडरेशन इन द प्रोविंस, वो ये काम कर रहा होगा। यहाँ तक उम्मीद है आपको ये जो डेफिनेशन ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ पॉलिसी थी ये क्लियर होगी। अगर आप लोगों को क्लियर है तो बस मुझे एक दफ़ा ओके लिख दें चैट के अंदर, सो आई विल, मुझे जस्ट एक दफ़ा आप ओके लिख दें ताकि फिर मैं आगे चलूँ। क्लियर है यहाँ तक? क्लियर है यहाँ तक? अच्छा जी, इसके बाद क्या है कि जो रिस्पॉन्सिबिलिटी विद रिस्पेक्ट टू प्रिंसिपल ऑफ पॉलिसी है, ठीक है, तो ये पर्सन जो कंसर्न होगा, सिंपल सी बात, आर्टिकल 30 जो डिसाइड करता है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी विद रिस्पेक्ट टू प्रिंसिपल पॉलिसी क्या है, तो ऑब्वियसली वो लाई करेगी स्टेट पर या पर्सन परफॉर्मिंग फंक्शन ऑन द बिहाफ ऑफ ऑर्गन और अथॉरिटी ऑफ द स्टेट। तो उसके ऊपर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है सबसेक्शन 1 के तहत आर्टिकल 30 के, कि उसने इन पर अमल दरामद करवाना है। लेकिन आर्टिकल 30 का सबसेक्शन 2 ये वो डेफिनेशन है जो पे मैंने आपको पूरी तमहीद बांधी है स्टार्ट के अंदर, कि फंडामेंटल राइट्स और प्रिंसिपल ऑफ पॉलिसी के अंदर बुनियादी फर्क क्या है। आपसे किसी इंटरव्यू में पूछा जाए या स्पेसिफिकली आप कोई पीएमएस का एग्जाम दे रहे हैं, और ये मैंने एमसीक्यू के अलावा एक डिटेल्ड लेक्चर सीरीज भी स्टार्ट की है बिकॉज देयर इज गैप, और आज लास्ट पेपर है, कुछ स्टूडेंट्स का कल कंप्लीट होना है,
सो वी विल बैक ऑन ट्रैक बाय टुमारो। तो स्पेशल सीएसएस के एग्जाम्स चल रहे हैं, तो ये आपको कई भी बार स्पेसिफिक क्वेश्चंस, और ये सीएसएस के अंदर तो नहीं, लेकिन ये जो स्पेसिफिक पेपर्स होते हैं, आपके पीएमएस के पेपर्स हो रहे होते हैं, उनके अंदर स्पेसिफिकली पूछ लेता है एग्जामिनर के भाई प्रिंसिपल ऑफ पॉलिसी बता दें। ये फेवरेट एरियाज जो हैं उसके पॉलिटिकल साइंस के अंदर। इसके अलावा वो पूछ लेता है कि रिट जुरिस्डिक्शन ऑफ द हाई कोर्ट बता दें, वो क्या है। उसके अलावा वो पूछ लेता है कि सुप्रीम कोर्ट की जुरिस्डिक्शंस क्या हैं, वो बता दें, ओरिजिनल, एपीलेट एंड एडवाइजरी। उसके अलावा वो मैंडेट पूछ लेता है कि प्रिंसिपल ऑफ पॉलिसीज क्या है, वो बता दें। और कभी कभार आप ये जो डिस्क्रिप्टिव पेपर्स दे रहे होते हैं ना मुख्तलिफ पोस्ट के, तो एक तो पहले स्क्रीनिंग पेपर होता है, फिर जो डिस्क्रिप्टिव होता है उसके अंदर स्पेसिफिकली वो फंडामेंटल राइट्स पे क्वेश्चन पूछ लेगा, या ये पूछ लेगा कि भाई फंडामेंटल राइट्स का स्टेटस मुमलिकत पाकिस्तान में क्या है। तो उस पर आपने बिल्कुल एक कोई राइट लेफ्ट आप बात नहीं कर सकते, आपको टू द पॉइंट अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल आंसर देना पड़ेगा। तो उसमें कोई आप राइट लेफ्ट की बातें नहीं कर सकते। तो आर्टिकल 30 के सबसेक्शन 2 कहता है, ये बेसिकली डेफिनेशन भी है कि फंडामेंटल राइट और प्रिंसिपल ऑफ पॉलिसी में क्या डिफरेंस है, कि द वैलिडिटी ऑफ एन एक्शन और ऑफ ए लॉ shall not be called in question on the ground that it is not in accordance with the principles of policy, and no action shall lie against the state, any organ or authority of state। अच्छा, कोई भी एक्शन अगर प्रिंसिपल ऑफ पॉलिसी से मुतसादिम है तो उसको किसी भी अदालत के अंदर चैलेंज नहीं किया जा सकेगा, और किसी भी स्टेट के रिप्रेजेंटेटिव या ऑर्गन ऑफ द स्टेट या अथॉरिटी ऑफ द स्टेट या जो पर्सन उसकी बिहाफ पर उस पर अमल दरामद करवा रहा है, उसको इस बात पर कटहरे में लाया जा सकेगा कि ये जो एक्शन है ये प्रिंसिपल ऑफ पॉलिसी के अगेंस्ट है। फंडामेंटल राइट्स में ये नहीं है। आर्टिकल 8 के अंदर वो ये डिफाइन कर देता है कि फंडामेंटल राइट्स के तहत आप कर सकते हो। ठीक है। इसके बाद आर्टिकल 31, स्टेट रिलीजन हमारा इस्लाम जो है वो डिक्लेयर आर्टिकल 2 के तहत हुआ हुआ है। तो उसी के हवाले से ये कि आर्टिकल 31 क्या कहता है कि प्रमोशन ऑफ इस्लामिक वे ऑफ लाइफ। ठीक है। तो आर्टिकल 31 का सबसेक्शन 1 ये कहता है कि स्टेप्स शैल बी टेकन टू इनेबल द मुस्लिम्स ऑफ पाकिस्तान इंडिविजुअली एंड कोलेक्टिवली टू ऑर्डर देयर लाइव्स इन अकॉर्डेंस विद द फंडामेंटल प्रिंसिपल्स एंड बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ इस्लाम, and to provide facilities whereby they may be enabled to understand the meaning of life according to Holy Quran and Sunnah। सो इसमें आर्टिकल 31 का सबसेक्शन 1 ये कहता है कि जो रियासत पाकिस्तान के शहरी हैं, जो मुसलमान हैं यहाँ पर, उनकी इनफरादी और इज्तमाही ज़िंदगियों को कुरान और सुन्नत के असूलों के मुताबिक ढाला जाएगा, और ये कोशिश की जाएगी कि वो अपनी लाइफ जो हैं वो अंडरस्टैंडिंग कर सकें बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ इस्लाम की, और अपनी लाइफ को उसके हिसाब से गुजार सकें, उसके हिसाब से अपनी लाइफ को इनेबल कर सकें कि जो होली कुरान और सुन्ना के अंदर शरीयत के अहकाम शरीयत मौजूद हैं उनके तहत वो अपनी ज़िंदगियों को गुजार सकें। ये आर्टिकल 31 का सबसेक्शन 1 है जो क्या कहता है, प्रमोशन ऑफ इस्लामिक वे ऑफ लाइफ। आर्टिकल 31 का सबसेक्शन 2 ये कहता है कि अब इस्लामिक वे ऑफ लाइफ करने के लिए क्या करने पड़ेंगे, कुछ कॉन्क्रीट स्टेप्स लेने पड़ेंगे ना। तो उसके तहत क्या है कि टीचिंग ऑफ होली कुरान एंड इस्लामियात जो है वो कंपलसरी। आर्टिकल 31 का सबसेक्शन 2 उसकी क्लॉज ए ये कहती है कि होली कुरान और इस्लामियात को कंपलसरी करार दे दिया जाएगा टीचिंग स्टूडेंट्स के लिए, और इस बात को का जो है रुझान बढ़ाया जाएगा, इनकरेज किया जाएगा और फैसिलिटेट किया जाएगा कि जो अरबी जुबान है उसकी जो लर्निंग है, ठीक है, वो उसमें लोग ज़्यादा से ज़्यादा उसकी लर्निंग कर सकें, और करेक्ट एंड एग्जैक्ट प्रिंटिंग एंड पब्लिशिंग ऑफ होली कुरान, और कुरान पाक के जो नुस्खे हैं उनकी करेक्ट और एग्जैक्ट प्रिंटिंग एंड पब्लिशिंग भी यकीनी बनाया जाए। मतलब बेसिकली जो इस्लामिक बेसिक क्रीडेंशियल्स हैं, बेसिक प्रिंसिपल्स हैं कि कुरान पाक की जो स्टडी है वो लाजमी हो, इस्लामियात कंपलसरी हो जाए। इसके अलावा अरबी ज़ुबान, क्योंकि अरबी ज़ुबान अगर आपको आएगी तो आपको ऑब्वियसली आप कुरान पाक को बेटर अंडरस्टैंड कर सकते हैं, कुरान पाक को बेटर समझ सकते हैं, और अरबी के ऊपर एक आपका अबूर हो सकता है। इसके अलावा हदीस की किताबों को समझ सकते हैं, खुद से समझ सकते हैं। तो वो एक आपका एक इम्पोर्टेंस के साथ आएगी। ठीक है। उसके अलावा जब टीचिंग ऑफ होली कुरान है तो उसके अंदर फिर कुरान पाक अरेबिक भी टीचिंग भी है, और उसके साथ साथ उर्दू में
ट्रांसलेशन भी हो रही है। और ये मतलब आप मैट्रिक में देख लें, एफएससी में देख लें, 9th 10th 8th में तो नाजरे के प्रॉपर चैप्टर्स होते हैं, सूरतें दी जाती हैं जो स्टूडेंट्स ने याद करके आनी होती हैं, और स्टूडेंट्स जो है उसको तैयार कर रहे होते हैं। इसके अलावा टू प्रमोट यूनिटी एंड ऑब्जर्वेंस ऑफ द इस्लामिक मोरल स्टैंडर्ड्स, ठीक है, इसके अलावा यूनिटी एंड ऑब्जर्वेंस ऑफ इस्लामिक मोरल स्टैंडर्ड्स जो है उनको किया जाएगा। इसके अलावा जो प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ज़कात, उशर, औकाफ एंड मॉस्क, मसाजिद की ऑर्गेनाइजेशन, ज़कात के दारों के लिए बैतुल माल का क़याम है पाकिस्तान के अंदर। इसके अलावा औकाफ, ये जो मुख्तलिफ खानकाहें हैं और उनके अंदर जो उनकी एडमिनिस्ट्रेशन है वो औकाफ के जिम्मेदारी होती है, तो ये औकाफ वो चीज़ें देख रहा होता है। नो मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट पॉइंट। इसके बाद आपको यहाँ तक समझ आ गया होगा 29 और 30 जो है वो प्रिंसिपल ऑफ पॉलिसीज की बात करता है कि वो हैं कि आर्टिकल 31 स्पेसिफिकली बताता है। तो बेसिकली एग्जैक्टली जो स्टार्ट होता है प्रिंसिपल ऑफ पॉलिसी वो आर्टिकल 31 से स्टार्ट होता है, ठीक है। 29 और 30 तो सिर्फ मोडेलिटीज बता रहे हैं कि क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता। 31 ये बताता है कि प्रमोशन ऑफ इस्लामिक वे ऑफ लाइफ किया जाएगा। इसके अलावा आर्टिकल 32 ये बताता है कि प्रमोशन ऑफ लोकल गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस। अच्छा, यहाँ पर मैं पूछता चलूँ कि एक मैंडेटरी आर्टिकल भी है जो कि 18वीं तरमीम के बाद मुमलिकत खुदादाद के अंदर इंट्रोड्यूस करवाया गया है, रिगार्डिंग द लोकल गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन। वो कोई आप में से बता सकता है कि वो कौन सा आर्टिकल है? वो ऑलरेडी आप लोगों को करवा चुका हूँ। आर्टिकल 140A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है जी। प्रमोशन ऑफ लोकल गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन आर्टिकल 32 के तहत है कि स्टेट शेल इंकरेज लोकल गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस कंपोज्ड ऑफ इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ एरिया कंसर्न्ड एंड इन विच, अच्छा, एक तो स्टेट ने इंकरेज करना है कि लोकल गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन हो जो कि उन लोग जो एरियाज कंसर्न्ड हैं उनके इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स के तहत से पर मुश्तमिल हो। और उसके अलावा इन सच इंस्टीट्यूशन स्पेशल रिप्रेजेंटेशन विल बी गिवन टू पीजेंट्स, वर्कर्स एंड वुमेन, किसानों को, मजदूरों को और ख़वातीन को इन इंस्टीट्यूशन के अंदर स्पेशल रिप्रेजेंटेशन दी जाएगी। अच्छा, यही जो प्रिंसिपल ऑफ पॉलिसी है इसी की लाइन में जब भी कोई नया बिल आता है तो इसी की इन लाइन विद दैट जो है वो मुख्तलिफ हुकूमतें, मुख्तलिफ लोग जो हैं वो मुख्तलिफ हुकूमतें गाहे बगाए ये इंट्रोड्यूस करवा रही होती हैं। तो लोकल गवर्नमेंट पे रिलेटेड आपका कोई क्वेश्चन आ जाए, कोई लोकल गवर्नमेंट से रिलेटेड आप कुछ चीज़ लिख रहे हो, कहीं पर बात कर रहे हो, तो आप वहाँ पर ये बता सकते हो कि भाई कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान का आर्टिकल 32 प्रमोशन ऑफ लोकल गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन की बात करता है, इट्स ओवर प्रिंसिपल ऑफ पॉलिसी। और इसके अलावा आर्टिकल 140A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है कि ईच प्रोविंस शेल हैव इट्स ओन लोकल गवर्नमेंट इलेक्शन। अच्छा, वॉइस वगैरह का कोई इशू तो नहीं है ना? आप लोगों को सब क्लियर है? वॉइस क्लियर है? ओके, अच्छा। सो इसके बाद ये है कि आर्टिकल 33 ये कहता है कि प्रोकियल एंड अदर सिमिलर प्रेजुडिसेस टू बी डिस्करेज्ड, ठीक है। मुमलिकत खुदादाद के अंदर किसी भी तरह का पैरोकियल, मतलब किसी इलाके से रिलेटेड, रेशल, रेस से रिलेटेड, ट्राइबल, ट्राइब से रिलेटेड, कबीले से रिलेटेड, सेक्टेरियन, फिरका वारियत से रिलेटेड एंड प्रोविंशियल या सूबाई तौर पर तासुब अमॉन्ग द सिटीजन जो है उसको डिस्करेज किया जाएगा, ठीक है। कौन डिस्करेज करेगा? स्टेट डिस्करेज करेगी आर्टिकल 33 के तहत, सूबाई बुनियादों पर, इलाकाई बुनियादों पर, ठीक है, एथनिसिटी की बुनियाद पर, रेस की बुनियाद पर, नस्ल की बुनियाद पर, ट्राइबल मतलब कबीले की बुनियाद पर, या सेक्रेटेरियन जो फिरका वारियत होती है उसकी बुनियाद पर कोई भी जो प्रेजुडिसेस होंगे उनको डिस्करेज किया जाएगा। इसके बाद क्या है कि फुल आर्टिकल 34 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है कि फुल पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन इन नेशनल लाइफ में इंश्योर किया जाएगा। खवातीन की
जो कौमी जिंदगी के अंदर मुख्तलिफ चीज़ें हैं, मुख्तलिफ शोबे हैं, उनके अंदर फुल पार्टिसिपेशन जो है उसको इंश्योर किया जाएगा, और इस हवाले से स्टेप्स या मुख्तलिफ इकदाम लिए जाएंगे, ये आर्टिकल 34 कहता है। अच्छा, अब यही देखें ना, जेंडर पैरिटी से रिलेटेड जो आर्टिकल है वो प्रिंसिपल ऑफ पॉलिसी के अंदर मौजूद है। ये अलाकाई तासुब वाला आर्टिकल प्रिंसिपल ऑफ पॉलिसी के अंदर मौजूद है। पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आप जब ये बात कर सकते हो या क्रिटिकल एनालिसिस दे रहे हो, तो आप ये बात लिख सकते हो। स्पेसिफिक जो बात करेगा ना बंदा, उसकी बात की ज्यादा वैल्यू होती है। आप ये कह सकते हो कि द स्टेट को अगर एक स्टेप लेना है, या स्टेट अगर वुमेन की जो एम्पावरमेंट है उसको यकीनी बनाना चाहती है, या पॉलिटिकल पार्टीज या हमारा पॉलिटिकल बॉर्जा क्लास जो है वो अगर बहुत ज्यादा सिंसियर है इस मामले में, तो ये आर्टिकल 34 को यहाँ से उठाकर फंडामेंटल राइट्स के चैप्टर में डाल देना चाहिए, ताकि वो जुडिशेबल हो जाए। तो इस तरह से स्टेट विल बी बाउंड कि वो हालांकि वहां पर ये लिखा है कि कोई भी किसी की बेसिस पे कास्ट डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगी, फंडामेंटल राइट्स में भी इस तरह का एक आर्टिकल मौजूद है, लेकिन ये जो चीज स्पेसिफिक रिलेटेड टू वुमेन लिखी हुई है कि फुल पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन इन नेशनल लाइफ, तो फिर हमारा हो सकता है कि ये जो जेंडर के अंदर हमारे एक पैरिटी का इशू है, ओवरऑल 142 लेजिस्लेशन के अंदर तो खैर थोड़ी रैंकिंग इंप्रूव हुई है काफ़ी, लेकिन ओवरऑल रैंक 142 आउट ऑफ 146 है, तो उसमें इम्प्रूवमेंट देखने को मिल सकती है। यहाँ तक क्लियर है? तो ओके लिख दें, वरना मेरे से कोई भी क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं यहाँ तक। Yeah. ठीक हो गया जी। इसके बाद आर्टिकल 35 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है कि प्रोटेक्शन ऑफ फैमिली, स्टेट शेल प्रोटेक्ट द मैरिज, द फैमिली, द मदर एंड द चाइल्ड। ठीक है, तो ये सारी रियासत की जिम्मेदारी होगी कि वो शादी, फैमिली, माँ और बच्चे की जो वो है हिफाजत करे। ठीक है, इसके बाद आर्टिकल 20 के साथ अब इसको लाइन कर सकते हैं। 20 जो है वो क्या है? 20 वाज फ्रीडम ऑफ माइनॉरिटीज के लिए, कि वही वो माइनॉरिटीज अपनी जो जिंदगी के मामलात हैं, अपनी जो इबादत करनी है वो कर सकते हैं आर्टिकल 20 के तहत। और आर्टिकल 36, अभी माइनॉरिटी स्टेटस पे कोई भी क्वेश्चन आ जाए, माइनॉरिटी स्टेटस से रिलेटेड आपसे कोई बंदा पूछ ले, एक पब्लिक डिबेट के अंदर आप आंसर्स कर रहे हो, तो आप आर्टिकल 36 को भी कोट कर सकते हो, प्रोटेक्शन ऑफ माइनॉरिटीज। लेकिन क्योंकि ये तो है प्रिंसिपल ऑफ पॉलिसी के अंदर, इसके साथ साथ आप आर्टिकल 20 जो मैं फंडामेंटल राइट्स का ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ, तो आप उसमें बता सकते हैं कि भाई प्रोटेक्शन ऑफ माइनॉरिटीज जो है वो उसको करने की भी जिम्मेदारी किसकी है? स्टेट की जिम्मेदारी कि वो सेफ गार्ड करेगी लेजिटिमेट राइट्स एंड आर्टिकल 36 के तहत कि लेजिटिमेट राइट्स एंड इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज इंक्लूडिंग द ड्यू रिप्रेजेंटेशन इन द फेडरल एंड प्रोविंशियल सर्विसेज। अच्छा, ये जो ड्यू रिप्रेजेंटेशन इन द फेडरल एंड प्रोविंशियल सर्विसेज है, इसकी लाइन के तहत जो कि कोटा सिस्टम आप देखते हैं, माइनॉरिटीज का कोटा सिस्टम मुख्तलिफ गवर्नमेंटल जॉब्स के अंदर, वो इस प्रिंसिपल ऑफ पॉलिसी का जो आर्टिकल 36 है उसके तहत है। अगेन मैं टेक्स्ट आपको रिपीट करके पढ़ देता हूँ। द स्टेट शेल सेफ गार्ड द लेजिटिमेट राइट्स एंड इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज। लेजिटिमेट राइट्स एंड इंटरेस्ट के अंदर उनका राइट टू वर्शिप, राइट टू मूवमेंट, राइट टू स्पीच, ये सारे के सारे जो जिसके तहत हमारे फ्रेम होते हुए आपको फंडामेंटल राइट्स नजर आते हैं। उसके अलावा इंक्लूडिंग देयर ड्यू रिप्रेजेंटेशन इन द फेडरल एंड प्रोविंशियल सर्विसेज, प्रोविंशियल ब्यूरोक्रेसी के अंदर, प्रोविंशियल गवर्नमेंटल सेक्टर के अंदर, या फेडरल गवर्नमेंटल सेक्टर के अंदर, या फेडरल ब्यूरोक्रेसी के अंदर, उनके जो राइट्स होंगे वो प्रोटेक्ट करना किसकी जिम्मेदारी है? स्टेट की जिम्मेदारी। आर्टिकल 37 कहता है प्रमोशन ऑफ सोशल जस्टिस एंड इरेडिकेशन ऑफ इवल्स, सोशल इवल्स। ठीक है, आर्टिकल 37 ये कहता है कि सोशल जस्टिस और जो सोशल इवल्स, मतलब सोशल जस्टिस जो समाजी तौर पर इंसाफ है उसको यकीनी बनाया जाएगा, और जो माशरे के अंदर मुख्तलिफ किस्म की समाजी बुराइयां पेनिट्रेट कर चुकी हैं उनको ख़त्म किया जाएगा सोसाइटी के अंदर। ठीक है, और इसके तहत क्या क्या किया जाएगा? स्पेशल केयर के साथ एजुकेशनल एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ बैकवर्ड क्लासेस एंड और एरियाज। अब इसके तहत आप इसको पढ़ें, आपका जो 7th एनएफसी आया था, 7th नेशनल फाइनेंस कमीशन अवार्ड आया था, उसके तहत हमने जो
पैरामीटर ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज थी अमंग प्रोविंसेस, हॉरिजेंटल डिस्ट्रीब्यूशन जिसको कहते हैं, उसका हमने पैरामीटर चेंज किया और उसके अंदर हमने इनवर्स पॉवर्टी को भी एक रेशो बनाया। तो आप ये कह सकते हैं कि प्रिंसिपल ऑफ पॉलिसी के इस आर्टिकल के तहत हम अपना जो रिसेंट आर्टिकल 160 सबसेक्शन 2 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो नेशनल फाइनेंस कमीशन से रिलेटेड डील करता है कि आप कोई भी जो अगला आएगा उससे पिछले शेयर ऑफ द प्रोविंसेस कम नहीं किया जाएगा। और इसके अलावा जो हमने 7th एनएफसी जिसके तहत हमने इस बात को यकीनी बनाया कि प्रोविंसेस के अंदर पॉपुलेशन की बेस पर ही सिर्फ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेवेन्यू ना हो बल्कि मुख्तलिफ और भी चीज़ें हों, तो वो हम कह सकते हैं कि आर्टिकल 37 के सब क्लॉज ए के तहत हमने ये बात की है। उसके बाद रिमूव इलिटरेसी एंड प्रोवाइड फ्री एंड कंपल्सरी सेकेंडरी एजुकेशन विद इन मिनिमम पॉसिबल पीरियड। अच्छा, इसमें एक इम्पॉर्टेंट स्टेप ये है कि 18वीं तरमीम के तहत ये जो चीज़ फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन है, ये आर्टिकल 25A के तहत कॉन्स्टिट्यूशन के फंडामेंटल राइट्स का पार्ट बना दिया गया। तो ये एक पॉजिटिव एंड वेलकमिंग साइन है। लेकिन अभी भी सॉरी स्टेट ऑफ फिगर एग्जिस्ट करता है और मुख्तलिफ रिपोर्ट्स के हिसाब से 22.8 से लेके 27 मिलियन स्टूडेंट्स मुमलिकत खुदादाद के अंदर जो स्कूल जाने की एज के हैं वो मुल्क से अपने स्कूलों से बाहर हैं। पाकिस्तान की रियासत के अंदर ये एक बहुत बड़ा नंबर है और ये सेकंड हाईएस्ट आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन जो है उसको रिप्रेजेंट करता है। फर्स्ट इज प्रॉब्ली आई थिंक नाइजीरिया। इसके बाद आर्टिकल 38 का सबसेक्शन सी जो है वो ये कहता है कि मेक टेक्निकल एंड प्रोफेशनल एजुकेशन जनरली अवेलेबल एंड हायर एजुकेशन इक्वली एक्सेसिबल टू ऑल ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट। हाँ, वो एक स्टेप है लेकिन वो थोड़ा पॉलिटिकल गिमिक ही चल रहा है। आई डोंट थिंक सो। एक पॉलिटिकल मनूवर है और हो सकता है उसका ड्रॉप सीन इसी मंथ में हो जाए। तो आर्टिकल 37 का सबसेक्शन सी जो है वो मेक टेक्निकल एंड प्रोफेशनल एजुकेशन जनरली अवेलेबल एंड हायर एजुकेशन इक्वली एक्सेसिबल टू ऑल ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट। ठीक है। टेक्निकल एंड प्रोफेशनल एजुकेशन ये जनरली अवेलेबल होनी चाहिए और हायर एजुकेशन जो है वो ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट हो कि तमाम लोग compete कर लें और मेरिट की बेस पर आ जाए। लेकिन यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जो कि अगर इस टाइम पे आपने अपनी इकोनॉमी को भी प्रमोट करने में आप हेल्प बता सकते हैं तो कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 37 के अंदर सोल्यूशन मौजूद है कि जो अपनी टेफ्टा टेक्निकल एंड वोकेशनल जो ट्रेनिंग्स हैं वो जो मैंडेटरी करके और उसके अलावा प्रोफेशनल एजुकेशन को मैंडेटरी करके आप अपना एक हब बना सकते हैं जिसके तहत आप स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज अपनी जो है उनको फ्लरिश कर सकते हैं और नॉलेज इकोनॉमी को बूस्ट कर सकते हैं, जैसे कि इंडिया ने किया है कि एफएससी करने के बाद स्टूडेंट्स को एक स्किल्स दी गई और उस स्किल्स की बेसिस पर फिर वो उनके लिए वो एक डिजिटल इकोनॉमी का रोल प्ले कर रहे हैं। उसके बाद इंश्योर इनएक्सपेंसिव एंड एक्सपीडिशियस जस्टिस। अच्छा, ये जो तमाम काम की बातें हैं ना, जब आप कॉन्स्टिट्यूशन को बड़े गौर से पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि तमाम काम की बातें तो प्रिंसिपल ऑफ पॉलिसी के अंदर लिखी गई हैं। और आर्टिकल 30 का सबसेक्शन 2 ये कहता है कि इसके अंदर जो भी बात है उसके तहत अगर कोई भी अमल नहीं करता तो वो तो चैलेंज ही नहीं की जा सकती। अब जैसे ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है एक आम आदमी का। आपने ये आपने ये अक्सर सुना हुआ होगा कि अक्सर ये गांव देहात में, ये नॉर्मल कल्चर में ये दुआ दी जाती है कि अल्लाह तुम्हें कोर्ट और कचहरी से बचाए, अल्लाह तुम्हें थाने और कचहरी से बचाए। तो वो उसकी वजह क्या है कि पाकिस्तान के अंदर द एक्सेस टू जस्टिस इज सो एक्सपेंसिव कि कभी कभार तो जो चीज होती है जिसके लिए केस लड़ा जा रहा होता है उस चीज की वैल्यू से ज्यादा तो जो जुडिशियल प्रोसेस होता है उसमें दोनों पार्टीज का पैसा खर्च हो जाता है। तो आर्टिकल 37 का सबसेक्शन डी ये कहता है कि स्टेट इंश्योर करेगी कि वो इनएक्सपेंसिव एंड एक्सपीडिशियस जस्टिस को यकीनी बनाए, मतलब जल्द अज जल्द इंसाफ की जो फराहमी है उसको यकीनी बनाया जाएगा। सस्ते और जल्द अज जल्द इंसाफ की फराहमी को यकीनी बनाया जाएगा। और ये तमाम हमारे जितने भी जो भी हमारे हायर एक्लियन ऑफिस में जब भी आपके कोई भी चीफ जस्टिस आएंगे तो उनका विजन या मिशन होता है, उसके अंदर पहली लाइन यही होती है कि हम एक्सपीडिशियस जस्टिस और इनएक्सपेंसिव जस्टिस।
तो वॉइस क्लियर है आप लोगों को? अच्छा। अच्छा, तो इसके अंदर क्या है कि जो आपका प्रिवेंट किया जाएगा कि कंजम्पशन, थोड़ा सा वो पोर्टेबल माइक में इशू कर रहा था तो मैंने माइक रिमूव कर दिया, कि शराब नोशी पे पाबंदी होगी अनलेस एंड अनटिल आप मेडिसिनल यूज़ के लिए यूज़ कर रहे हो या नॉन मुस्लिम रिलीजियस पर्पस के लिए। इसके अलावा आपका जो गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन है उसको डिसेंट्रलाइज किया जाएगा। इसके तहत आपका आर्टिकल 140 ए भी बना हुआ है, ठीक है? लोकल गवर्नमेंट से ही रिलेटेड है कि जिस तरह से देखें, जितनी आपकी गवर्नमेंट डिसेंट्रलाइज होगी, ये अक्सर आपका पूछ लिया जाता है, तो इसमें ये है कि पाकिस्तान की गवर्नेंस सिस्टम को करने के लिए डिसेंट्रलाइज, ठीक है, करना जितना आप करेंगे तो उतना आपके लिए अच्छा है, ठीक है? और 18वीं तरमीम की भी यही स्पिरिट थी कि हमने डिसेंट्रलाइज करना है, फेडरल से प्रोविंशियल और प्रोविंशियल से फिर ग्रास रूट तक लेके जाना है। इसके बाद प्रमोशन ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक वेलबींग ऑफ द पीपल, ये आर्टिकल 38 कहता है, ठीक है? स्टेट ने लोगों की सेक्स, कास्ट, क्रीड, रेस और इन सब चीज़ों के मद्देनज़र हटकर जो लोगों का जो वे ऑफ लाइफ है उसको इम्प्रूव करना है। इसके अलावा ऑल सिटीजन्स के लिए विद इन द अवेलेबल रिसोर्सेज ऑफ द कंट्रीज एडिक्वेट लाइवलीहुड प्रोवाइड करने हैं, जिसके अंदर रियासत घर बना के दे या उनको लिविंग वेजेस ऐसी दे दे कि उसके तहत वो कर सकें। इसके अलावा हर पर्सन को जो एम्प्लॉयड इन द सर्विस ऑफ पाकिस्तान होंगे, सोशल सिक्योरिटी बाय कंपल्सरी और सोशल इंश्योरेंस के तहत आप करवा सकते हो, या किसी और तरीके के तहत पेंशन जिसके अंदर आ जाती है आप कर सकते हो। ये गवर्नमेंट ने देनी है। इसके अलावा बेसिक नेसेसिटीज ऑफ लाइफ सच एज फूड, क्लॉथिंग एंड हाउसिंग। अच्छा, ये जो एक फेमस नारा था 70s के अंदर एक पॉलिटिकल पार्टी का, स्पेसिफिकली रोटी कपड़ा मकान, तो उसके तहत फिर उसकी झलक भी हमें इस आर्टिकल 38 के सबसेक्शन डी में नजर आती है, बिकॉज दैट्स अ पार्टी जिसको पाइनियर और पीपल्स पार्टी जो पाइनियर है कॉन्स्टिट्यूशन की, जिसने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया है, तो उसके अंदर जैसे फूड, क्लॉथिंग, हाउसिंग, एजुकेशन, मेडिकल रिलीफ फॉर ऑल सच सिटीजन। और इसमें तहत ये कि मतलब आपने जेंडर, सेक्स, कास्ट, क्रीड, रेस, इन तमाम चीज़ों से बालाताक होके जो वेल बीइंग ऑफ द पीपल है उसको हुकूमत पाकिस्तान ने इंश्योर करना है। इसके बाद रिड्यूस करनी है डिस्पैरिटी इन इनकम्स एंड अर्निंग ऑफ इंडिविजुअल इंक्लूडिंग द पर्संस इन द वेरियस क्लासेस ऑफ द सर्विस ऑफ पाकिस्तान, ठीक है? क्लासेस ऑफ सर्विस ऑफ पाकिस्तान, इसके तहत फिर हमारा ये जो आर्टिकल 38 का सबसेक्शन ई है ना, इसके तहत हमारा पूरा ब्यूरोक्रेटिक स्ट्रक्चर की जो 1973 की रिफॉर्म्स आप अगर वो पढ़ें तो आपको नजर आ जाएगा, ठीक है? इसके अलावा एलिमिनेट रिबा एज अर्ली एज पॉसिबल, सूद का जितने जल्दी हो सके आपने इख्तिताम करना है, उसको खत्म करना है, ये आर्टिकल 38 कहता है। इसका सबसेक्शन जी ये कहता है कि तमाम जो शेयर ऑफ द प्रोविंसेस इन ऑल फेडरल बॉडीज इंक्लूडिंग, अच्छा, जो जितने भी प्रोविंसेस हैं उनके शेयर को यकीनी बनाना है तमाम फेडरल सर्विसेज के अंदर, और इसके अलावा ऑटोनोमस बॉडी जैसे आपका मुख्तलिफ बोर्ड्स हैं, नेपरा है, ठीक है, इनके अंदर उनका शेयर जो है उसको यकीनी बनाना भी आर्टिकल जो गवर्नमेंट की एक विश लिस्ट के अंदर मौजूद है। इसके बाद पार्टिसिपेशन ऑफ पीपल इन आर्म्ड फोर्सेस। इसके अलावा ये जो आर्टिकल है ना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, और इसके तहत और अब काफ़ी हद तक, पहले ज़रा हमारी जो आर्म फोर्सेस का कम्बिनेशन था वो ज़रा ज़्यादा हमारा नॉर्दर्न साइड ऑफ पाकिस्तान से ज़्यादा था, लेकिन अब सदर्न साइड से भी मिक्सर जो है वो ज़्यादा, नदरन के अंदर, मतलब नदरन के अंदर आपका पंजाब, केपी एंड ऊपर का जो बेल्ट आ जाता है कश्मीर, आरजीबी वाला जो बेल्ट है, तो ये वाला बेल्ट आपका नदरन के अंदर आता है, सदरन के अंदर आपका बलूचिस्तान एंड सिंध आता है। तो स्टेट जो है इनेबल करेगी पीपल फ्रॉम ऑल पार्ट्स ऑफ पाकिस्तान टू पार्टिसिपेट इन द आर्म फोर्सेज ऑफ पाकिस्तान, ठीक है? और ये भी एक बड़ी वजह थी कि हमारा ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान के अंदर आर्म फोर्सेस के अंदर जो मेंबर्स थे उनमें भी बड़ा डिफरेंस था। तो हमने क्या सीखा, तो हम उस सीखने के अंदर हम ये चीज़ भी कोट कर सकते हैं कि हमने आर्टिकल 39 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में ये बात का प्लेज किया है कि हम कोशिश करेंगे कि हम मुख्तलिफ जो पार्ट ऑफ द पाकिस्तान है उनके लोग जो है आर्म फोर्सेस का हिस्सा हों। इसके बाद स्ट्रेंथनिंग बॉन्ड्स विद मुस्लिम वर्ल्ड एंड प्रमोटिंग इंटरनेशनल पीस, ये जो आर्टिकल 40 है प्रिंसिपल ऑफ पॉलिसी और हमारी फॉरेन पॉलिसी को डिक्टेट करता है कि पाकिस्तान की जो स्टेट है वो फ्रेटर्नल रिलेशन करेगी अमॉन्ग मुस्लिम कंट्रीज के अंदर दरमियान जो है वो बेस्ड ऑन इस्लामिक यूनिटी जो है वो बनाएगी उनके ताल्लुकात, और करेगी सपोर्ट द कॉमन इंटरेस्ट ऑफ द पीपल ऑफ द एशिया, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका। इनकी क्यों बात की गई है? बिकॉज इनके भी प्रॉब्लम वही है जो हमारे हैं। इसके अलावा प्रमोट इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी
foster goodwill and friendly relation among all nation and encourage the settlement of international dispute by peaceful means। आप पाकिस्तान के चाहे किसी भी डिस्प्यूट पे जो भी इशू है, अगर आप सिर्फ इस आर्टिकल को पढ़ लो गौर से, या पाकिस्तान ईरान और सऊदीया के अंदर बात करो कि हम पार्टी नहीं बनेंगे, तो वो इन लाइन विद दिस आर्टिकल होता है। तो आज के लिए इतना ही था। ये लेक्चर आपका अवेलेबल होगा ऑन द यूट्यूब एज वेल, और आप लोग लिंक आपको वीडियो का ग्रुप पे मिल जाएगा। कल प्रोबेबली सुबह मॉर्निंग में मैं इसको अपलोड कर दूंगा। थैंक्स जी, अल्लाह हाफिज, अपना ख्याल रखिएगा। एक मिनट।